ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ। अगर आपके MISC करिकुलम की किसी बुक की बात करेंगे तो उसके अंदर करंट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक छोटा सा फार्मूला दिया गया है, लेकिन हमें करंट को बहुत ब्रॉड सेंस में समझना है। तो ये चैप्टर हमारा जो है पहला चैप्टर है जहाँ पर चार्ज मोशन में आ जाएंगे। अभी तक जो हमने 4 चैप्टर पढ़े उन चैप्टर्स के अंदर चार्ज मोशन में नहीं थे, चार्ज एक जगह पे रखे हुए थे। ठीक है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with the charges in motion. The branch of the physics which deals with the charges in motion is known as current electricity. Is known as current electricity. और इसका और अच्छा नाम रख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये वो ब्रांच है जो हमें इस चैप्टर में और अगले 4 चैप्टर में पढ़नी है। तो जब चैप्टर डिवीजन की बात आएगी तो जैसे आपकी बुक या करिकुलम के अकॉर्डिंग मैं डिवाइड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप जानते हैं कि मैं अपने अकॉर्डिंग आपकी कन्वीनियंट और सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर हम यहाँ पर करंट को भी ऐसे ही करेंगे, करंट के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, जितना आसानी से आपकी बुक में समझाया गया है। अभी मैं बुक आपकी देख रहा था कि क्या क्या पढ़ाना है ISC करिकुलम के हिसाब से, तो मैंने उसमें देखा कि एक छोटा सा टॉपिक करंट का दिया हुआ है। इट इज नॉट इनफ। तो आइए हम करंट को 4 हिस्सों में बांट करके पढ़ते हैं। यहाँ से फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। तो डेली के डेली वीडियोस को आप देखिए। अगर आपने उन 4 चैप्टर की वीडियोस को नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से अगर आप कायदे से प्रिपरेशन करेंगे तो अभी भी 70 में 62 मार्क्स के पेपर की प्रिपरेशन बाकी है। और यहाँ से फिजिक्स बहुत आसान है। जितने टाइम में आप पहले 4 चैप्टर प्रिपेयर करेंगे उतने ही टाइम में आप अगले 12 चैप्टर प्रिपेयर कर ले जाएंगे, जैसा कि आपको दिखाई देगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम पहली करंट डिफाइन करेंगे एवरेज करंट। देखो ये एवरेज करंट कैसे डिफाइन होती है। ठीक, कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन through which n number of particles each having charge q passing in time t। मान लीजिए कि किसी क्रॉस सेक्शन, देखो इसको फिगर से बताते हैं। जैसे आपका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसका एरिया ए है। अब यहां से ये चार्ज पास हो रहे हैं, ऐसे ही पास हो रहे हैं चार्जेस। ठीक, ये चार्जेस यहां से पास हो रहे हैं। मान लीजिए इनकी संख्या n है। तो एवरेज करंट क्या डिफाइन होगी? एवरेज करंट जो डिफाइन होगी वो होगी नेट चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, तो नेट चार्ज क्या है भाई? नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? n और ईच हैविंग चार्ज q।
तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, एन क्यू अपॉन टी। तो ये एवरेज करंट का फार्मूला आ गया। क्या आ गया एवरेज करंट का फार्मूला, क्या आ गया भाई, एवरेज करंट का फार्मूला आ गया आई एवरेज इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन टी। अब अपन जानते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर Q इज इक्वल टू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो कंडक्टर के लिए आई एवरेज का फार्मूला क्या बनेगा, एन ई अपॉन टी। ये पहले टाइप की करंट है आई एवरेज, ये आपकी पहले टाइप की करंट हो गई। ठीक है, एवरेज करंट। वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको वो डेफिनेशन बताएंगे जो डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। तो ये पहली डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी टाइप क्या है करंट की, दूसरी टाइप क्या है करंट की वो देख लीजिए आप। सेकेंड टाइप, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट जो आप क्लास 8 में पहली बार सीखे थे, फिर 10th में सीखे हैं, और यहां भी वही डेफिनेशन है। डेफिनेशन वो करंट की बताते हैं, लेकिन ये एक्चुअली वो इंस्टेंटेनियस करंट की डेफिनेशन है। क्या है, इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। एक तो आप ये कह सकते हो, या इसे कह सकते हो और। इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज करंट, इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज करंट। ये एवरेज करंट का लिमिटिंग केस है, एवरेज करंट। ठीक, या आप इसे कह सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कह सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज known as, the rate of flow of charge is known as instantaneous current, instantaneous current। अगर रियली में आपने क्लास 11th के अंदर हमसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ठीक से पढ़ा होगा तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि लिमिटिंग केस का मतलब होता है लिमिट। अब यहाँ पर क्या दी स्मॉल इंटरवल है, किसका स्मॉल इंटरवल है, टाइम का। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये है आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू, आई इंस्टेंटेनियस यानी डी बाई डी टी ऑफ क्यू, यानी वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, जिसे आप डी क्यू बाई डी टी लिखते हो। क्या लिखते हो, आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या है, डी क्यू बाई डी टी। ये सेकेंड टाइप की करंट है। इससे देखो एक फार्मूला और बनाते हैं। अब अगर ईमानदारी से आपको याद आ जाए, लेट आई इज द फंक्शन ऑफ टी, आई इज फंक्शन ऑफ टी, दैट इज आई इज इक्वल टू एफ टी। यानी आई और टी के बीच में एक यूनिक रिलेशन है। वो स्क्वायर का हो सकता है, वो लीनियर हो सकता है, वो क्यूबिक हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल हो सकता है, वो पावर हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। तब नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन, फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन कितना फ्लो करेगा, आई क्यू इंटीग्रेशन 0 से क्यू इन टू डी क्यू।
ये कहां से t1 से t2 तक, कब? जब i फंक्शन हो t का, यानी आई टी इंटू टी टी, ये फार्मूला। यानी अगर आपको आई टी के साथ वेरी करती हुई दिखाई दे, तो जिस इंटरवल में वेरी कर रही है और जिस फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको टोटल चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से मिल जाएगा, उस क्रॉस सेक्शन से मिल जाएगा। ये हुई दूसरी करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। अब तीसरी करंट जानिए। ये वीडियो को पॉज करके आपको नोट करना है, बार बार क्या बताना, ठीक। थर्ड टाइप की करंट है स्टीडी करंट। स्टीडी करंट, स्टीडी करंट क्या होती है? इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge is independent, if the rate of flow of charge is independent of time, then current is known as steady current। तब उसे हम स्टेडी करंट कहते हैं। एंड दिस इज कांस्टेंट एंड दिस रिमेन्स कांस्टेंट। ये याद रखिएगा, ये टर्म हम बहुत बार यूज करेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। यूज करने का मतलब कभी न्यूमेरिकल में यूज कर लिया, कभी किसी क्वेश्चन का आंसर देने में यूज कर लिया, तो बहुत सी जगह पर यूज किया जा सकता है। तो ये है आपकी इंस्टेंटेनियस करंट। चौथी और लास्ट टाइप की करंट देखिए। चौथी और लास्ट टाइप की करंट क्या है भाई? सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट, ठीक। कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ मास m एंड चार्ज -q, revolving with linear velocity v in a circular track of radius r, in a circular track of radius r as shown। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज -q है, लीनियर वेलोसिटी v से वो एक सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये देखिए साहब, ये मान लीजिए यहाँ पे +q चार्ज है और ये -q चार्ज है, इसकी लीनियर वेलोसिटी v है, ठीक। तो जब ये चार्ज मोशन में आ गया तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाली जाएगी, वो आप देखिए। तब यहाँ आई सर्कुलर की वैल्यू क्या होगी? आई सर्कुलर की जो वैल्यू होगी वो होगी चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। बस ये फर्क आ गया। चार्ज क्योंकि एक चक्कर लगाएगा तो फिर करंट कॉन्स्टिट्यूट मानी जाएगी, तो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वही वाला जो एक चक्कर लगाने में लगा टाइम होता है, और चार्ज यहाँ कौन सा घूम रहा है? -q। माइनस मत रखिएगा, केवल q रखिए और q अपॉन t रखिए। अब ये टाइम पीरियड जो होता है ये सरकमफियरेंस, यानी इसकी रेडियस अगर हमने r मानी है तो ये चार्ज q अपॉन सरकमफियरेंस यानी 2πr डिवाइडेड बाई लीनियर वेलोसिटी v। पहला फार्मूला q v अपॉन 2πr, ये आई सर्कुलर का पहला फार्मूला है। अब वी नो दैट क्या जानते हैं आप कि लीनियर वेलोसिटी r इंटू ओमेगा होती है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसमें रख दीजिए।
तो आई सर्कुलर का दूसरा फार्मूला Q इंटू आर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2πr हो गया। आर से आर कैंसिल, ये हो गया Q ओमेगा अपॉन 2π। ठीक, ये इसका दूसरा फार्मूला। अब ओमेगा बराबर होता है 2πf। एफ क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आई सर्कुलर का तीसरा फार्मूला आपको क्या दिखाई देगा? Q इंटू 2πf डिवाइडेड बाई 2π। 2π से 2π कैंसिल, QF अपॉन QF आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जैसे आप बोर्स एटॉमिक मॉडल केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। आप जानते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होता है? 10 की पावर 14। तो क्या वो करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता? बिल्कुल करता है करंट कॉन्स्टिट्यूट। वही जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसी करंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट कर लीजिए। ये 4 टाइप की करंट्स हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर। तो ये हो गई चारों टाइप कंप्लीट। अब हम करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे जो आपकी बुक से नदारद हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं आपकी इस बुक से पढ़ रहा है ना। हमारा काम है आपको सारी जानकारी देना। आपकी मर्जी हो लीजिए, आपकी मर्जी हो ना लीजिए, लेकिन आई हैव टू डू माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अकॉर्डिंग टू माई कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो सम नोटवर्दी पॉइंट के नाम से हम डाल देते हैं सम नोटवर्दी पॉइंट। ठीक, पहला पॉइंट नंबर 1, करंट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। करंट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, इट इज वन ऑफ द 7th फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ SI यूनिट। इट इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ SI यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ SI यूनिट। SI यूनिट। ठीक, नंबर 3, करंट इज अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। करंट इज अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। करंट इज अ मैक्रोस्कोपिक quantity, that is, it is the property of the conductor as a whole। होल कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ये, इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए इसको मैक्रो कहते हैं। अगर ये इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती तो इसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। जैसे चार्ज इंडिविजुअल पार्टिकल प्रोटॉन और इंडिविजुअल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, तो वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। लेकिन करंट क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। करंट इज अ मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, दैट इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर एज अ होल, लाइक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। कंडक्टर एज अ होल कंडक्टर की होती है लाइक वॉल्यूम, टेम्परेचर, etc। इतने से आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टेम्परेचर। नंबर 4, द SI यूनिट ऑफ करंट इज, द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। लेकिन ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर एक क्वेश्चन कर देते हैं इंपॉर्टेंट, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग बाय 1 एम्पियर करंट पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करके ले जा रहा है। तो गिवन क्या है, आप ये फार्मूला देखिए। हमें Q की वैल्यू निकालनी है, वो निकलेगी हमारी I इंटू टी से।
Q की जगह पर हम लिखेंगे n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है और टाइम भी है 1 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप जानते हो क्या आंसर आएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसीलिए मैं अक्सर करंट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो मैं यही लिख देता हूं आपके नोट करने के लिए। आप इसे इसके बाद नोट कीजिएगा। क्या 1 मिली एम्पियर, ये 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होती है, और 1 माइक्रो एम्पियर ये 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होती है। ये दो यूनिट इसकी बहुत यूज की जाती है, एक मिली एम्पियर और एक माइक्रो एम्पियर। तो ये थे कुछ नोटवर्दी पॉइंट। अभी और लिखवाता हूं, परेशान ना हो। 4 पॉइंट हो गए। इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसका 5वां पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। 5वां पॉइंट आप लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ flow of positive charge is conventionally taken as the direction of current। ठीक। 6th, current is not a vector quantity। Why? Current is not a vector quantity because it does not obey law of vector addition। ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती। ठीक। 7वां पॉइंट, ठीक है, करंट इज नॉट मेजर्ड डायरेक्टली। करंट इज नॉट मेजर्ड डायरेक्टली इट मेजर्ड बाय इट्स इफेक्ट, इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, ETC। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये थी करंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जरा देखिए, आपकी बुक की हेडिंग देखिए और उसमें लिखा हुआ चीज देखिए और मेरा पढ़ाया हुआ देखिए।